हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लेक्चर 4। तो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि गूगल कैसे वर्क करता है, कैसे वो वेबसाइट को रैंक करता है। सिर्फ ऐसे कर देने से क्या रैंक हो जाता है? नहीं, काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, काफ़ी सारे रूल्स होते हैं, काफ़ी सारे एल्गोरिथम्स होती है जिसके थ्रू गूगल अपनी वेबसाइट को रैंक करता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम सबसे पहले एग्जाम्पल जो समझते हैं, मान लीजिए कि गूगल एक लाइब्रेरियन है। ठीक है, लाइब्रेरी जिसमें बहुत सारी बुक्स वो मैनेज करता है। गूगल क्या है? एक लाइब्रेरियन है जो बहुत सारी बुक्स को मैनेज करता है। ठीक है, तो अगर आपने उससे कोई बुक मांगी तो बिना कुछ आपसे सवाल के आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको बुक निकाल के दे देगा। वो कैसे निकाल के देगा? उसके अपने एल्गोरिथम है। ठीक है, उसको सब पता है आपके बारे में, आप क्या सर्च करते हो, आप किस इंटेंट से सर्च कर रहे हो, आप क्या उससे मांग रहे हो, आप कौन सी बुक उससे मांग रहे हो, ये सब उसको पता है ऑलरेडी। आपने बोल दिया बेस्ट बुक फॉर डिजिटल मार्केटिंग, अब उसने क्या कर दिया, आपके इंटेंट जो भी आपका सर्च का इंटेंट था उसने उसको समझा, उसके अकॉर्डिंग उसने आपको बुक दे दी। ठीक है, तो गूगल को ऑलरेडी सब कुछ पता है आप किस इंटेंट से मांग रहे हो। आपने बोल दिया बेस्ट कोर्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग, तो यहाँ पे आपने क्या किया, किसी कोर्स के बारे में सर्च किया तो आपको कोर्स निकाल के देगा। बेस्ट बुक बोला तो बुक दे देगा। ठीक है, बेस्ट ब्लॉग बोला तो ब्लॉग दे देगा। फीस फॉर डिजिटल मार्केटिंग तो आपको उस तरह का कंटेंट देगा। तो जिस तरह का आपका कीवर्ड होगा ना, उस तरह का कंटेंट आपको मिलेगा गूगल की साइड से। ओके, तो सबसे 3 कोर पार्ट होते हैं जिसके थ्रू गूगल अपनी वेबसाइट को रैंक करता है। ठीक है, अपनी की बोल रहा हूँ क्योंकि हमारी वेबसाइट को रैंक करता है। ठीक है, ऑब्वियसली। तो 3 कोर पार्ट है। कौन कौन से है? क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग। अब क्रॉलिंग क्या होता है? क्रॉलिंग का मतलब होता है स्कैन करना है। ठीक है, गूगल के बहुत सारे बोट्स होते हैं, बोट्स है ना। गूगल के बहुत सारे बोट्स होते हैं, स्पाइडर्स होते हैं, जिसको क्या करता है गूगल हमारी वेबसाइट को स्कैन करने के लिए यूज़ करता है। ठीक है, वो जो क्रॉलर्स होते हैं वो हमारी वेबसाइट को स्कैन करते हैं और स्कैन करके ये पता लगाते हैं कि हमारे वेबसाइट में कैसा कंटेंट है, कॉपी कंटेंट तो नहीं है। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हम वेबसाइट में यूज़ करते हैं ना, सारी चीज़ को स्कैन करता है और ये एनालाइज करता है कि ये वेबसाइट रैंक करने लायक है या नहीं है। ठीक है, क्वालिटी चेकिंग होती है, जितने भी पैरामीटर्स है वो हम देखेंगे स्टार्टिंग में। तो क्रॉल क्या करता है? वेबसाइट को स्कैन करता है। ठीक है, सेकंड पार्ट आता है इंडेक्स का। अब क्रॉलिंग तो हो गई, और क्रॉलिंग होने के बाद क्या होगा? अब जिस बेसिस पे क्रॉलिंग हो गई ना, उस बेसिस पे वो डिसाइड होगा कि कौन कौन से वेबसाइट के कौन कौन से पार्ट को उसको इंडेक्स करना है। जैसे कि पूरी वेबसाइट को इंडेक्स नहीं करता है, मतलब क्रॉल करने के बाद क्या होगा, इंडेक्सिंग होगी। तो हम लोग ये देख लेते हैं गूगल क्या करता है, वेबसाइट को इंडेक्स करता है, इंडेक्स द वेबसाइट। इनको हम डिटेल में देखेंगे और लास्ट में जो जिस बेसिस पे इंडेक्सिंग होती है उसी बेसिस पे रैंकिंग होती है। ठीक है, तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपकी वेबसाइट इंडेक्स हो गई तो वो नंबर 1 पर रैंक हो जाएगी, ऐसा नहीं है। वो 100 पे भी हो सकती है, 99 पे भी हो सकती है, 80 पे भी हो सकती है, 50 पे भी हो सकती है। ठीक, तो 3 मेन पार्ट क्या है? क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग। गूगल आपकी वेबसाइट को स्कैन करता है, फिर कुछ पार्ट को इंडेक्स करता है और उसी बेसिस पे वो आपकी वेबसाइट को रैंक करता है। ठीक, तो तीनों को हम लोग डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्रॉलिंग क्या होती है। तो मान लो आपने वेबसाइट बना दी, आपने एक वेबसाइट बना दी, इसमें ये आपने रख दिया मेन्यू बार। ठीक, अब गूगल का क्रॉल आपकी वेबसाइट पे आया, बोट आपकी वेबसाइट पे आया, उसने स्कैन करना स्टार्ट किया। ठीक है, ये पूरी आपकी वेबसाइट है मान लीजिए। ठीक है, तो बोर्ड आपकी वेबसाइट पे आया, उसने स्कैन किया, एक लिंक को स्कैन किया, फिर दूसरी लिंक को किया, तीसरी को, चौथी को, 5वीं को, 6ठी को, ऐसा पूरी वेबसाइट को वो स्कैन करते गया। स्कैन कर लिया, जैसा आपकी वेबसाइट पर स्कैनिंग खत्म हुई, एक बार देखो एक चीज़ और ध्यान रखना है, जब गूगल आपकी वेबसाइट को स्कैन करता है ना, गूगल की बोल रहा हूँ क्योंकि उसी का पार्ट है ना, जब बोट्स आपके वेबसाइट को स्कैन करते हैं ना, तो एक साथ पूरी वेबसाइट को स्कैन नहीं करते हैं, वो कुछ कुछ पार्ट को स्कैन करते हैं। ठीक है, एक साथ पूरी वेबसाइट को स्कैन नहीं करते, तो ये भी ध्यान रखना। तो क्या किया, बोट्स आया आपकी वेबसाइट पे, उसने आपकी वेबसाइट को स्कैन करना चालू किया। ये होम सेक्शन है, फिर अबाउट सेक्शन है, अबाउट सेक्शन के अंदर बहुत कुछ होगा, आपने रख के रखा होगा। फिर ब्लॉग है तो बहुत सारे ब्लॉग उसने स्कैन कर लिए, कॉन्टैक्ट अस है तो कॉन्टैक्ट अस उसने स्कैन कर लिया, है ना। और भी जो सेक्शन है, सर्विस वाला सेक्शन है तो सर्विस वाला सेक्शन उसने स्कैन कर लिया। तो बोट्स आते हैं और इस तरह से पूरी वेबसाइट को वो स्कैन करते हैं। ठीक है, स्कैनिंग हो गई। तो एक चीज़ और ध्यान रखना,
अगर आपके वेबसाइट की इंटरलिंकिंग प्रॉपर नहीं है ना, तो आपकी वेबसाइट पे क्रॉलिंग भी सही से वर्क नहीं करेगी। अब इंटरलिंकिंग क्या है वो हम लोग आगे देखेंगे, इंटरलिंकिंग क्यों जरूरी है वो भी हम लोग आगे देखेंगे। तो एक चीज नोट कर लो कि इंटरलिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लो, इंटरलिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब तक आपके वेबसाइट पे इंटरलिंकिंग प्रॉपर नहीं होगी तो बोर्ड्स भी आपके वेबसाइट पे प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्रॉलिंग का मतलब क्या होता है, वेबसाइट को स्कैन करना है। अब क्रॉलिंग कैसा वर्क करता है, वेबसाइट पे आया, उसने एक पार्ट को स्कैन कर लिया, अब उसके अंदर से कुछ उसको लिंक मिल गई, उसी पार्ट में से कुछ लिंक मिल गई, तो वापस से उस पार्ट पे चले जाएगा वो जो पार्ट उसको मिला है, फिर वो उसको पूरा स्कैन करेगा, फिर उसके अंदर से उसको कोई लिंक मिल गई तो उसको स्कैन करेगा। तो जो क्रॉलर्स होते हैं वो लिंक टू लिंक, पेज टू पेज स्कैन करते हैं, ठीक। थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे इसको हम। जैसे ये देखिए, जैसे कि ये होम पेज है, होम पेज के अंदर क्रॉलर आया, उसने अबाउट पेज को सर्च किया, है ना, इसको स्कैन किया, इसके थ्रू उसको मिल गया प्रोडक्ट पेज, तो वो प्रोडक्ट पेज पे चले गया, ठीक है। फिर वहाँ से उसको मिल गया कॉन्टैक्ट पेज, तो वो कॉन्टैक्ट पे चले गया, वहाँ से उसको वापस प्रोडक्ट पेज मिल गया तो वापस प्रोडक्ट पे चले जाएगा, वहाँ से उसको दूसरा पेज भी मिल गया तो वहाँ पे भी चले जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी वेबसाइट को वो स्कैन कर लेता है, ठीक है। उसका जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो क्या होता है, स्टोर कर लेता है अपने अंदर, वो स्टोरिंग वाला पार्ट होता है, उसी को बोलते हैं इंडेक्सिंग, ठीक। अब इंपॉर्टेंट पार्ट क्या हो सकता है वो हम आगे देखेंगे। देखो यहाँ पे एक मैंने नोट भी डाला है, इसको आप नोट कर लेना। इफ योर वेबसाइट हैज पुअर इंटरलिंकिंग और नो एक्सटर्नल लिंकिंग पॉइंट, गूगल में नेवर फाइंड इट। देखो गूगल को पता ही नहीं चलेगा ना, क्योंकि हर सेकंड में हजारों पेज बन रहे हैं, हजारों पेज लोग अपने वेबसाइट में अपडेट कर रहे हैं, नई वेबसाइट हर सेकंड बन रही है, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप गूगल को नहीं बताओगे कि हमारी वेबसाइट एग्जिस्ट करती है, तो आपकी वेबसाइट को ढूंढ ही नहीं पाएगा, वो कभी रैंक ही नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होता है साइट मैप, वो भी हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। साइट मैप्स, साइट मैप का इंपॉर्टेंस देखेंगे हम लोग, साइट मैप क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ये भी हमने देख लिया क्रॉलिंग क्या होती है, क्रॉलिंग मतलब वेबसाइट को स्कैन करना। अब नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे इंडेक्सिंग क्या होती है, ठीक है। उसको पहले देख लेते हैं क्रॉल कैसे जाते हैं, लिंक टू लिंक वर्क करते हैं और पेज टू पेज वर्क करते हैं, ठीक है। जैसे उसको नया कंटेंट मिलता है तो क्रॉलर उसको क्रॉल करने आ जाते हैं। दे डोंट ऑलवेज स्क्रॉल एवरी पेज इंस्टेंटली, हाँ ये भी मैंने आपको बता दिया कि जो क्रॉलर है वो एक साथ आपकी पूरी वेबसाइट को स्कैन नहीं करता है, ओके। नेक्स्ट पार्ट है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग क्या होती है, जो गूगल होता है वो आपकी पूरी वेबसाइट को स्टोर नहीं करता, ये भी ध्यान रखना। अगर आपकी वेबसाइट 50 MB की है तो पूरा 50 MB को स्टोर नहीं करेगा, वो आपकी वेबसाइट का कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट को स्टोर करके रखता है, जिससे आपकी वेबसाइट को रेफरेंस मिल सके। जैसे लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में बुक है, तो बुक क्या क्या होते हैं, इंडेक्स, है ना। इंडेक्स में 1 2 3 4, या फिर मान लो डिजिटल मार्केटिंग ही पढ़ रहे हो तो आपको ऑन पेज, उस बुक में ऑन पेज एसईओ सर्च करना है, तो ऑन पेज एसईओ के सामने उस पेज का नंबर लिखा होगा। मान लो 45 पेज नंबर पे ऑन पेज एसईओ है, जैसे कि कोई बुक है, ठीक है, ये उसका इंडेक्स है, यहाँ पे लिखा है ऑन पेज एसईओ, और कौन सा पेज नंबर पे है, 45 पे है। तो आपको पता चल गया 45 पेज नंबर पे है, तो आप इजीली पेज, सारे पेज 44 पेज आप स्किप करके डायरेक्ट 45 पेज पे चले जाओगे। तो इंडेक्सिंग भी ऐसे ही वर्क करती है, ठीक है। अपनी वेबसाइट का ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट जिससे पूरी वेबसाइट का रेफरेंस मिल सके, वो उसको स्टोर कर लेता है अपने अंदर, ठीक। तो ये जो स्क्रीनशॉट मैंने डाला था ये उस चीज़ का है, जब हम वेबसाइट को इंडेक्स करवाते हैं मैन्युअली, उस चीज़ का है, ठीक है। अब मैंने ये वेबसाइट जो है मेरी, मैंने कल ही बनाई थी, ठीक है। ये आज जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेक्चर, ये वेबसाइट मैंने कल ही बनाई थी, और ये मेरी वेबसाइट देखो आप इंडेक्स भी हो गई है, ठीक है। एक दिन में मेरी वेबसाइट को उसने इंडेक्स कर लिया, कोड विद कमलेश, जहाँ से आपने कोर्स को परचेस किया है, ओके। ये मेरी दूसरी वेबसाइट है, ये काफ़ी टाइम पहले की है। तो इंडेक्सिंग होने के बाद वेबसाइट गूगल सर्च पेज पे स्टोर हो जाती है, आपको शो करने लग जाती है, ठीक। तो इंडेक्सिंग का मतलब होता है कुछ पार्ट आपकी वेबसाइट का स्टोर कर देना डेटाबेस के अंदर, जिसके थ्रू आपकी वेबसाइट पूरी रेफरेंस होके शो करने लग जाती है। इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं कि इंडेक्सिंग कैसे वर्क करती है, ओके। इंडेक्सिंग की प्रोसेस क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि गूगल आपकी पूरी वेबसाइट को स्टोर नहीं करता है। मैं बार बार चीज़ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसी से आपको रैंकिंग करते आएगा, इसी से आपको कीवर्ड यूज़ करते आएगा। क्योंकि आप ये मत सोचना है कि आपका एक कीवर्ड रैंक हो गया तो आपकी पूरी वेबसाइट रैंक हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है, ठीक। जैसे कि आपने अबाउट कंटेंट डाला, आपने रैंक क्या करवाया था, आपने होम पेज को रैंक करवाया था, पर आपका अबाउट पेज भी रैंक होना स्टार्ट हो जाता है। वो क्यों होता है, क्योंकि आपकी वेबसाइट को स्कैन करके वो अबाउट अस को भी अपने अंदर स्टोर कर लेता है, ठीक है। आपने जो भी कीवर्ड यूज़ किए हैं वो कीवर्ड को उसने स्टोर कर लिया है, आपका वो ये भी स्टोर करेगा अपने लास्ट पेज
कब अपडेट किया था, आपने कौन सी इमेजेस कौन से मीडिया आपने अपलोड किया था, क्योंकि वो गूगल फोटोज़ के अंदर दिखता है, वीडियोज़ के अंदर दिखता है ना। तो इस तरीके से आपकी वेबसाइट के कंटेंट को गूगल इंडेक्स कर लेता है। अब इंडेक्स की प्रोसेस क्या होती है, देखिए आपने कोई डेटा सबमिट किया है ना, डेटा सबमिट किया, क्रॉल ने उसको क्रॉल किया, उसको क्लीन किया, ठीक है। फिर वो अब उन्होंने रेफरेंस आईडी बनाई अपनी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था ना बुक वाला कंसेप्ट, तो सेम बुक वाला कंसेप्ट है ये, जिस थोड़ा टेक्निकल पार्ट है। उसने एक आईडी बना ली जिससे वो पेज को सर्च कर पाए। अभी हमने यहाँ पे क्या दिया था, पेज नंबर दिया था, और उसने यहाँ पे क्या कर दिया, टोकन बना दिया। सेम चीज़ है, उसने क्या कर दिया, डेटाबेस में स्टोर कर दिया, ठीक है। जब कोई यूज़र सर्च करेगा तो इसी डेटाबेस में से निकाल के वो उसको दे देगा। ओके, इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे कि ये कैसा वर्क करता है, ठीक। चलो मैं आपको फिर बता ही देता हूँ, अगर डिटेल में देखना है थोड़ा सा तो मैं आपको और समझा देता हूँ अच्छे से। थोड़ा सा डिटेल में हम देख लेते हैं। तो ये है आपका ब्राउज़र, कोई भी ब्राउज़र हो सकता है जहाँ पे आप कीवर्ड को सर्च करने वाले हैं। ओके, फिर उसके बाद होता है सर्वर, ठीक है। फिर होता है वेबसाइट सर्वर, और फिर होता है डेटाबेस। थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूँ मैं। ओके, तो मान लो आपने कोई कीवर्ड सर्च किया, आपने कौन सा कीवर्ड सर्च किया, आपने कीवर्ड सर्च किया डिजिटल बोर्ड। ओके, ये कीवर्ड आपने सर्च किया। अब मान लो कि एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट का नाम है SIV, ठीक है। इस पर पूरा डेटा डला हुआ है। उस पर मान लो मैंने एक पेज बनाया हुआ है, डिजिटल बोर्ड नाम का एक पेज बना हुआ, मैंने पेज बना रखा था यहाँ पे। अब गूगल ने क्या कर दिया, उसका बोट आया, उसके बोट ने मेरी वेबसाइट को स्कैन किया और इस पेज के अकॉर्डिंग उसने इस कीवर्ड को डेटाबेस में स्टोर कर दिया। डिजिटल बोर्ड नाम के कीवर्ड को उसने स्टोर कर दिया और सामने SIV की वेबसाइट को लिंक डाल दी, ठीक है। SIV की वेबसाइट की लिंक डाल दी। अब मैंने मतलब मान लो मैं एक यूज़र हूँ, मैंने सर्च किया डिजिटल बोर्ड, मैंने उसको HTTP रिक्वेस्ट सेंड की। किसको सेंड की मैंने, ब्राउज़र को, ठीक है। ब्राउज़र ने HTTP रिक्वेस्ट मैंने ब्राउज़र को सेंड कर दी। तो ब्राउज़र का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे को वो आंसर करे, ठीक है। अब HTTP रिक्वेस्ट तो मैंने सेंड कर दी, डिजिटल बोर्ड नाम का कीवर्ड तो मैंने सर्च कर दिया, और कीवर्ड कहाँ जाएगा, सीधा सीधा कहाँ जाएगा, गूगल के डेटाबेस के पास जाएगा कीवर्ड, ठीक है। तो कीवर्ड गया उसके पास, क्या गया, डिजिटल बोर्ड नाम का कीवर्ड गूगल के डेटाबेस में गया। अब उसको यहाँ पे मिल गया कि भैया इस कीवर्ड पे मेरे को इस वेबसाइट को दिखाना है। तो ये जो वेबसाइट है, ये वाली वेबसाइट है, ये तो मैंने स्टोर करवा रखी थी, इसका एड्रेस मैंने ऑलरेडी स्टोर करके रखा था यहाँ पे। तो गूगल क्या करेगा, इसी वेबसाइट के एड्रेस को ब्राउज़र में वापस भेज देगा, ठीक है। इसी वेबसाइट के एड्रेस को गूगल मुझे वापस दे देगा। इसका IP एड्रेस मुझे मिल गया, ठीक है। और क्या होगा, वापस मुझे ब्राउज़र के अंदर ये वाली वेबसाइट शो, SIV की वेबसाइट शो करने लग जाएगी। समझ गए, मैं और डिटेल में समझाता हूँ। हमने कोई कीवर्ड सर्च किया, ठीक है, वो कीवर्ड रिक्वेस्ट गई, रिक्वेस्ट कहाँ गई, गूगल के पास गई। गूगल ने अपने डेटाबेस में पूरा सर्च किया कि मुझे कौन सी वेबसाइट दिखानी है, फिर वापस से वो रिक्वेस्ट के थ्रू वो वेबसाइट हमारे वापस ब्राउज़र में आ गई, वो हमको वो दिखने लग गई। ये थोड़ा इंटरनल प्रोसेस है, ठीक है। इस तरह से वर्क करता है। तो इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे ताकि आपको बहुत ईजीली समझ में आ जाए, ठीक। ये इसको स्किप कर देना अगर आपको नहीं समझ में आया तो, अभी टेंशन मत लेना, इसको हम और डिटेल में समझेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा वो। ये देखिए, मैंने सर्च किया बेस्ट डिजिटल बोर्ड इन इंडिया। तो जैसे भी जो मैंने एग्जांपल देखा था ना, उसी के थ्रू जो वेबसाइट है, ये देखिए गूगल के डेटाबेस में से वेबसाइट निकल के ये गूगल के सर्च कंसोल पे आ गई है। ओके, गूगल सर्च रिजल्ट पेज पे आ गई है और इसको शो करने लग गए हमको। डन। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कौन कौन से हैं, वेबसाइट को रैंक करवाने के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो वो वैसे तो गूगल के 200 से ज़्यादा फैक्टर्स है जिसको वो स्कैन करता है, उसको यूज़ करता है वेबसाइट को रैंक करने के लिए। पर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। कौन कौन से हैं, कीवर्ड रिलेवेंस, है ना, किस टाइप की कीवर्ड आप सर्च कर रहे हो, कंटेंट क्वालिटी,
अच्छा कंटेंट होगा तो रैंक हो जाएगा। बैकलिंक्स, यूज़र एक्सपीरियंस, इंगेजमेंट, EAT लिखा है, EAT होता है, ठीक है, एक्सपर्टाइज, एक्सपीरियंस, ऑथोरिटेटिवनेस। तो ये सब पैरामीटर्स है, इसको हम लोग आगे डिटेल में देखने वाले हैं। इन सबको ध्यान रखें, गूगल अपनी वेबसाइट को रैंक करता है। ओके, ये देखिए कंप्लीट प्रोसेस है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या वैसा तो मैं PDF अपलोड कर दूंगा तो आप इसको देख के भी समझ सकते हो। ओके, क्रॉल, इंडेक्स और रैंक, ये पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है कि कैसे हमने ये robots.txt फाइल को अपडेट किया था, कैसे साइट मैप गया, साइट मैप के अंदर से कैसे बोर्ड्स आए, वेबसाइट को स्कैन किया, कैसे उसने डेटाबेस में स्टोर किया, है ना, किस तरह से पेज को एनालिसिस किया, रैंकिंग एल्गोरिथम कैसे वर्क हुई, ठीक है, फिर कैसे कीवर्ड सर्च हुआ, कीवर्ड के बेसिस पे उसने अपने को रिजल्ट ला के दिया। तो ये सारी पूरा स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग आगे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे ताकि आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाए। ओके, अब मैं बता दूंगा आपको। तो आई होप कि आपको समझ में तो आ गया होगा कि गूगल कैसे वर्क करता है। एक बार ब्रीफ कर देता हूँ और ओके, सबसे पहले क्या होता है, स्क्रॉलिंग होती है, वेबसाइट स्कैन होती है, फिर होती है इंडेक्सिंग, वेबसाइट का कुछ पार्ट इंडेक्स हो जाता है, फिर गूगल क्या करता है, उस इंडेक्सिंग के बेसिस पे अपनी वेबसाइट को रैंक कर देता है। अब रैंक करने के पहले वो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसको फॉलो करता है, उसके अकॉर्डिंग गूगल वेबसाइट को रैंक करता है। ठीक है, तो ये था कैसे गूगल वर्क करता है। और हम मॉड्यूल 1 के लास्ट लेक्चर में ये देखेंगे कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसको ध्यान में रखना ज़रूरी है, और एसईओ पर्सन आपको उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, आपको पता होगा तो आप इजीली गूगल पर सर्च करके उसकी इन्फॉर्मेशन भी निकाल सकते हैं, और जब आप किसी को एसईओ के लिए अप्रोच करें या फिर आप किसी और से भी एसईओ करवाएं तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखें कि ये चीज़ मुझे पता है, और मतलब कोई आपको बेवकूफ़ ना बना सके, कुल मिला के ये है। तो आपको उस टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।